मेरे अत्यंत आप सभी को मेरा नमस्कार। फ्रेंड्स, लंबे समय से मैं आप सभी से गीता के बारे में बातें कर रहा हूं और मुझे विश्वास है कि जो भी बातें मैंने अभी तक आप सबसे कही हैं, अपनी ओर से व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं, उनसे गीता के बारे में आपकी एक धारणा तो जरूर बन गई होगी। दरअसल आज मैं आप सबसे इस धारणा के आधार के बारे में बातें करने जा रहा हूं। धारणा के आधार के बारे में मेरे यह कहने का अर्थ क्या है, पहले आइए इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं और हम इसे जीवन के संदर्भ में समझेंगे। आप एक वृक्ष को देखिए, कितना भी बड़ा वृक्ष होगा, कितना भी पुराना वृक्ष होगा, कितना भी मोटा वृक्ष होगा, उसकी जड़ें होंगी, इसके बाद एक तना होगा। तना तो एक ही होगा, हाँ, उस तने से न जाने कितनी शाखाएं निकली होंगी, उन शाखाओं से न जाने कितनी उपशाखाएं निकली होंगी, उन उपशाखाओं से न जाने कितनी डंडियां निकली हुई होंगी और उन डंडियों से न जाने कितने पत्ते जुड़े हुए होंगे। लेकिन अब आप देखिए कि यह जो वृक्ष है, अनेक होते हुए भी कहीं न कहीं एक ही है। अगर आप वृक्ष को गिनने लगेंगे तो इसकी गिनती एक ही वृक्ष में होगी। शाखाओं और उपशाखाओं के आधार पर आप उसकी गिनती नहीं करेंगे। तो क्या हमारे जीवन के साथ भी ऐसा कुछ है? मुझे लगता है कि इस बात को हमें समझना ही चाहिए। अपने जीवन के बारे में जब हम विचार करेंगे तो उसकी शुरुआत होगी हमारे अपने व्यवहार से, हमारे अपने आचरण से और हमारे अपने विचारों से। आप पाएंगे कि हर व्यक्ति के सोचने का एक तरीका होता है, उसका एक पैटर्न होता है और वह उस एक पैटर्न के आधार पर ही सोचता है। देखिए, सोचता वो कई विषयों पर है, अलग अलग विषयों पर सोच रहा है, सोचना ही पड़ता है। और जब आप उन्हें अलग अलग तरीके से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, क्योंकि विषय अलग अलग है। अलग अलग समय पर भी अलग अलग चीजें सोची जाती हैं। लेकिन क्या आप मेरी इस बात पर विश्वास कर सकेंगे कि ये जो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, मूलतः अलग अलग नहीं है। यह बेसिकली एक ही है। जैसे कि उस वृक्ष का तना एक है, उसकी शाखाएं और उपशाखाएं न जाने कितनी हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम जो कुछ भी विचार करते हैं, विचारों के आधार पर ही हम व्यवहार करते हैं। आप मार्क कीजिए, ध्यान दीजिए कि कुछ भी व्यवहार करने से पहले कोई ना कोई एक विचार तो हमारे दिमाग में आता ही है। अब सवाल यह उठता है कि ये जो विचार आया, ये कहां से आया है? यही हमारा तना है। यानी कि जैसे तने से शाखाएं उपशाखाएं निकलती हैं, इसी तरह से हमारे अंदर भी विचारों का एक तना होता है। विश्वास कीजिए कि विचारों का एक तना होता है और उसी से न जाने कितनी तरह के विचार निकलते रहते हैं, जो अलग अलग तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनको जो जीवन मिल रहा है, जो जीवन रस मिल रहा है, जो उनको पोषण मिल रहा है, उसके केंद्र में एक ही विचार है, जिसे आप बोलचाल की भाषा में समझने के लिए सिद्धांत कह सकते हैं, प्रिंसिपल्स कह सकते हैं। मेरे जीवन के सिद्धांत क्या हैं? बस सीधी सी बात है, मेरे जीवन के जिस तरह के सिद्धांत होंगे, उसी हिसाब से मेरे विचार भी होंगे। सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल यानी कि आप यूं कह लीजिए कि जैसे शरीर में हमारे रीढ़ की हड्डी होती है, जो हमारे पूरे शरीर के ढांचे को संभाले रखती है, ठीक इसी तरह से हमारे विचारों की भी एक रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी होती है और जिस प्रिंसिपल की मैंने बात कही, यही हमारे विचारों की हड्डी है। अब ये बात अलग है कि हम इसे समझ नहीं पाते हैं, हम इसे पकड़ नहीं पाते हैं। अब एक बहुत ही छोटा सा प्रश्न है और बहुत ही सरल सा भी है, और वो ये कि यदि मुझे अपने विचारों को बदलना है तो मैं क्या करूंगा? आप इसका उत्तर बहुत ही आसानी से दे लेंगे, और वो ये कि कुछ नहीं, अपने प्रिंसिपल को आप बदल दीजिए, आपके विचार बदल जाएंगे। मेरी यह भी चिंता हो सकती है कि मुझे अपने विचारों को थोड़ा सा ठीक करना है, ये ठीक नहीं है, तो अब मैं इसके लिए क्या करूं? तो इसका भी उत्तर होगा कि नहीं, आप विचारों को यदि सच में ठीक करना चाहते हैं तो आपको बकायदे अपने प्रिंसिपल्स को ठीक करना पड़ेगा। देखिए, बिना प्रिंसिपल को ठीक किए भी विचार ठीक हो सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे एक वृक्ष के पत्ते कुछ धुंधले से दिखाई दे रहे हैं, उस पर कुछ धूल सी जमी हुई दिखाई दे रही है, तो मुझे लगता है कि नहीं,
ये जो पत्ते हैं ये चमकीले होने चाहिए और हमेशा चमकीले बने रहने चाहिए। अब मेरे पास दो तरीके हैं। पहला यह है कि मैं उन पत्तों पर पानी का छिड़काव कर दूं, तो उस समय वो चमकीले हो जाएंगे, क्योंकि धूल हट गई है, वो चमकने लगेंगे। मैं खुश हो सकता हूं कि मेरा काम हो गया क्योंकि पत्ते चमक रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और बात है, मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी तो ये पत्ते चमक रहे हैं, लेकिन इन पर फिर धूल जम जाएगी और ये पत्ते धुंधले पड़ने लगेंगे। तो क्या मुझे नहीं चाहिए कि इसके साथ ही साथ मैं वृक्ष की जड़ों में भी पानी दे दूं? और यदि मैं वृक्ष की जड़ों में पानी दूंगा, तो मान करके चलिए कि ये जो वृक्ष के पत्तों का जो टटकापन है, जो हरापन है, जो चमकीलापन है, वो हमेशा बना रहेगा और मुझे एक एक पत्तों को धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने जड़ों में खाद डाल दिया तो सारे के सारे पत्तों पर उसका प्रभाव हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि यदि हम अपने प्रिंसिपल्स को, अपने सिद्धांतों को ठीक कर लेते हैं, बेहतर बना लेते हैं या उनमें बदलाव ले आते हैं, तो उसके अनुकूल हमारे विचारों में अपने आप बदलाव आ जाएंगे। देखिए, अगर किसी भी सामान्य व्यक्ति से आप पूछें और आप अपने बारे में भी विचार करें और मैं आपसे पूछूं कि आपके प्रिंसिपल क्या हैं, तो हो सकता है कि आप अकबका जाएं और तुरंत न बता सकें कि मेरे प्रिंसिपल क्या हैं। लेकिन जब आप इस पर सोचेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि नहीं, मेरे प्रिंसिपल इस तरीके के हैं। कई रूपों में किसी भी तरह के वो हो सकते हैं। पॉलिटिकली हो सकते हैं, धर्म की दृष्टि से हो सकते हैं, समाज की दृष्टि से हो सकते हैं, संस्कृति की दृष्टि से हो सकते हैं, कई कई दृष्टियों से हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि इसमें से किसी एक को पकड़ करके चला जाए। हमारे विचारों के कई तरह के सिद्धांत हो सकते हैं, एक ही नहीं। जब हम इसकी खोज करेंगे तो हमें वो मिलेगी। और सच पूछिए तो हम लोग गीता ज्ञान क्लब के माध्यम से अपने दिमाग में एक ऐसी रीढ़ की हड्डी तैयार करने जा रहे हैं जो अर्जुन के समतुल्य होगा। अंत में एक छोटी सी बात और, कि मैंने इतनी सारी बातें क्यों आपसे की हैं, बहुत स्पष्ट कारण है इसका फ्रेंड्स, और वो ये है कि देखिए, गीता एक फिलॉसफी है, या कह लीजिए कि एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है, एक विचार है। तो इस विचार का भी कोई ना कोई प्रिंसिपल तो होगा ही होगा ना, जिसके आधार पर गीता के आपको अलग अलग अध्याय, जिसे आप शाखाएं कह सकते हैं, उन अध्यायों में भी सब पॉइंट आपको मिल रहे हैं जिन्हें आप उपशाखाएं कह सकते हैं, पढ़ने को मिलते हैं। तो हम अब बात करेंगे कि गीता के ये जो विचार हैं, इन विचारों का प्रिंसिपल क्या है। पूरी की पूरी जो गीता है वह किन सिद्धांतों की नींव पर खड़ी है। अंत में मैं वो शब्द बताना चाहूंगा जिन सिद्धांतों के नींव पर गीता खड़ी है। दोस्तों, वो हमारा भारतीय दर्शन है और उस दर्शन का नाम है सांख्य दर्शन। अब हम आगे इसी पर बातें करेंगे। मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मुझे अनुमति दें। नमस्कार।